हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एक महीना आपके पास बचा है, एक महीना नहीं है, कम है, और एक महीना भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम लेट होते हैं तो एक महीना है, नहीं तो कम टाइम है। देखो कुछ नहीं पता, लेकिन इस बार ये श्योरिटी है कि प्रैक्टिकल पहले होंगे। जो आपके प्रैक्टिकल हैं वो पहले होंगे एग्ज़ाम से, ठीक है। तो उसी के हिसाब से पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब तक होने हैं, ठीक है। और हमेशा क्या होता है कि प्रैक्टिकल बाद में होते थे, पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे। लेकिन इस बार सेकेंड ईयर की डेट आ चुकी है, तो आप लोगों की भी आने वाली है, तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट रखें, ठीक है। और देखो मैसेज आ रहे हैं आपके, फाइल, लेसन प्लान। अगर मैं सारी चीज़ आपको कराने लगूँ तो फिर थ्योरी से माइंड हट जाएगा, और थ्योरी करानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स वगैरह जो हैं इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सारा बता दिया है। उसी से ही आइडिया लेके आप किसी भी फ्रेंड से फाइल लेके या कॉलेज की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी एक दो वीडियो और बना दूंगी मैं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, जितना हो पाता है मैं कर देती हूँ, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि आपकी फाइल्स वगैरह के बारे में और भी कुछ कर पाऊँ, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए। व्यूज़ इतने नहीं आते हैं जितना मैं एफर्ट्स लगाती हूँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके क्या है, घड़ा भर जाएगा। आप लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, सभी लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। बस ये है कि शेयर किया करें, जहाँ भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं वहाँ वीडियोस को शेयर किया करें डेली बाय डेली। बस इतना कर सकते हैं, आप करते भी हैं कुछ लोग तो, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि बीएड की क्लासेस कंटिन्यूटी में चली रही हैं। डेली बाय डेली हम कोर्स कवर करते जा रहे हैं, और हमारा कोर्स होने भी वाला है ऑलमोस्ट। ये 4 सब्जेक्ट हैं कॉमन, ये हम कंप्लीट होने के बहुत ही नज़दीक हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, हम कर रहे थे, उसकी 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। 4th वन करेंगे आगे। आज हम करेंगे फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की 4th यूनिट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी फिर 5th पे आ जाएंगे। इसकी भी टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी की हम 5th यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी 6, 7 बची है। बाकी ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं, 2 शायद उसकी बची हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है सबकी 1-1, 2-2 यूनिट बची हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देखा करें और क्लास को पूरी देखा करें। अगर आप स्टार्टिंग के 2 मिनट, 4 मिनट या 7 मिनट देख के वीडियो बंद कर देते हैं तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो कम किया करें, और कम लगती है तो ज़्यादा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन क्लास को पूरी देखा करें। दूसरी बात एक और, कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, और बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। देखो नोट्स बनाने का जो तरीका होता है ना, अगर आप पूरा उतारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और इतना टाइम अब नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, या तो जो भी टॉपिक है उसे अपनी लैंग्वेज में लिखें, बिल्कुल जो आपकी देसी भाषा है, सिंपल घर की भाषा है, उस लैंग्वेज में। हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में। इससे क्या होगा, टॉपिक आपके माइंड में स्टे कर जाएगा। दूसरी तरह के नोट्स कैसे बनते हैं कि आप हेडिंग लिख सकते हैं, उसके अंदर 1-1, 2-2 लाइन अपने माइंड से बना के लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप पेपर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस नोट्स बनाने का, ठीक है। और जो नोट्स आप बनाने के लिए कह रहे हैं, अगर फेयरली नोट्स बनाने होते हैं तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, वो स्टार्टिंग से ही बनाते हैं हम जब बीएड में एडमिशन लेते हैं। एग्जाम टाइम पे हम नोट्स नहीं बनाते, है ना। एग्जाम टाइम पे तो नोट्स का रिवीजन करते हैं हम, ठीक है। बाकी पीडीएफ्स में आपको सारी दे देती हूँ, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और वो पीडीएफ आपके लिए, आपके पास हमेशा के लिए, ऐसे नहीं है कि मैं अब डाल रही हूँ फिर हटा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई। लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे यूपी टेट की क्लासेस हो रही हैं। आज वाइगोत्स्की की थ्योरी मैं कराऊंगी, वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, तो वो भी आप देख सकते हैं, इक्वली बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है भाई। ऐसे नहीं है कि बीएड की तैयारी करेंगे आप, यूपी टेट और सी टेट की भी तो करेंगे। और सी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, मैथ, ठीक है, हिंदी, और ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी मैंने कंप्लीट कराई हुई हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। इससे क्या है कि पहले से पहले ही आप तैयार हो जाएंगे कंटेंट के लिए। सारा कंटेंट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का टॉपिक होता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो साइड बाय साइड ये भी देख सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे। अगर आपको कुछ भी कहना है, पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है भावना त्यागी ऑफिशियल के नाम से। वैसे तो फेसबुक भी है, टेलीग्राम सब है, लेकिन इंस्टाग्राम आज की डेट में भाई सभी चलाते हैं, तो मैं भी चलाती हूँ।
ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो। ठीक है, सारी मैं बातें कंसीडर करती हूँ, सबको ध्यान में रखती हूँ, रिप्लाई भी सबका करती हूँ। दूसरी बात, पीडीएफ की बात करते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉलेज विद भावना के नाम से है। ठीक है, और अगर लिंक से जाना नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं वहां आपको पिन कर दूंगी। बाकी और लोग भी ऐसे हैं जो बता देते हैं कि कहाँ पीडीएफ कैसे मिल रही है। ठीक है, तो हम आज करने वाले हैं CC2, यानी आपका ये सेकंड पेपर है, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये इसकी यूनिट 4 पे हम आ रहे हैं। यूनिट 4 इसकी आज कंप्लीट हो जाएगी। हम पिछले 5 साल के पेपर लेके चल रहे हैं, जो टॉपिक पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, चाहे वो शॉर्ट में पूछा गया हो, चाहे वो लॉन्ग में पूछा गया हो, हम सारे टॉपिक कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमने देखो गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ ली है कि एजुकेशनल थॉट गांधी जी के क्या थे। ठीक है, और किसकी, रूसियो की पढ़ ली है हमने। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन डुई की, जीजू भाई की पढ़ेंगे। कोई इसे जीजू भाई बोलता है, कोई गीजू भाई बोलता है, जो भी बोलना है। स्वामी विवेकानंद की पढ़ेंगे। ठीक है, ये ही पूछी गई हैं, 5 फिलोसोफर हम पढ़ रहे हैं, वो इनफ है। ठीक है, और अगर कोई नया पूछता है तो फिर आप और वाला ऑप्शन पुट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डुई। व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन डुईज एक्सपेरिमेंटल स्कूल। जीजू भाई कौन थे, इनका एजुकेशनल आइडियाज बताने हैं। स्वामी विवेकानंद को इवेल्युएट करना है, इनकी जो फिलोसफी है एजुकेशन की। ब्रिंग आउट हिज व्यूज ऑन मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो पिछले 5 साल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मतलब इनसे अलग गांधी जी पूछे गए हैं। 2022 में गांधी जी पूछे गए थे, उससे पहले रूसियो पूछे गए हैं। एक पेपर में जीजू भाई पूछे गए हैं, एक में ये पूछे गए हैं और एक में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जॉन डुई के बारे में। देखो, हमने जब ये बुक की स्टार्टिंग की थी तो हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि बाइपोलर जो एजुकेशन है वो तो एडम्स ने दी थी, है ना, द्विध्रुवीय जिसे बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो ट्राइपोलर प्रोसेस था वो दिया था जॉन डुई ने। किसने, जॉन डुई ने दिया था। यानी इन्होंने बताए थे कि एजुकेशन के 3 पोलर होते हैं, एक तो टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक करिकुलम होता है। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड है। करिकुलम या एनवायरमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, एनवायरमेंट होता है। अगर एनवायरमेंट नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता और टीचर पढ़ा नहीं सकता, तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस की बात जॉन डुई करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप टच कर पाएंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जॉन डुई क्या थे, एक अमेरिकन के फिलोसोफर थे, अमेरिका के रहने वाले थे। फिलोसोफर भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो सामने वाले के बिहेवियर को समझ लेते हैं, उसकी मनोदशा को समझ लेते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, एडुकेटर भी थे, हुज आइडियाज ऑन एजुकेशन एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ कंटिन्यूज टू बी स्टडी एंड डिस्कस टूडे। यानी जिनके जो आइडियाज थे एजुकेशन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, आज तक भी चले आ रहे हैं और आज तक डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो डीवी का मानना था, डीवी विश्वास रखते थे एजुकेशन में कि एजुकेशन में किस तरह की एजुकेशन पे जोर दिया जाना चाहिए। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा क्या है, अपने हाथों से करके सीखे, यानी वो क्या करे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे। क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, यानी अपने हाथों से अनुभव करे, अपने हाथों से सीखे। जैसे कि हम मैथ का कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं तो बच्चा देख के उतार लेगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर हम बच्चे से करा रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा और याद भी रखेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी बच्चा थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को समझे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना या गार्डन में जाना, बाहर जाके कोई भी चीज़ देखना, कोई भी मतलब प्रैक्टिकली अपने हाथों से कुछ भी करना। ठीक है, दैट वर रेलिवेंट टू देयर स्टूडेंट्स लाइव्स एंड इंटरेस्ट। और वो कैसा होना चाहिए, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे के जीवन से जुड़ा होना चाहिए और बच्चे की रुचि से, भाई जिसमें उसे मजा आए, है ना। अगर तुम साइंस पढ़ा रहे हो और बच्चे के घर से जोड़ दो कि भाई तुम्हें पता है कुकर में सीटी क्यों आती है, बच्चा दिमाग लगाएगा कि हाँ हमारे घर में भी सीटियाँ लगती हैं, और पानी में बोतल क्यों डूब जाती है। तो इस तरीके से बच्चे के जीवन से जोड़ के पढ़ाएं तो उसे क्या है, मजा भी आएगा, है ना।
तो डीवी का जो स्कूल था, डीवी ने एक्सपेरिमेंटल स्कूल दिया था, एक लैब खोली थी, लेबोरेटरी स्कूल था, कहाँ पे, शिकागो की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 1896 में इन्होंने फाउंड किया था, और एक बिकम अ मॉडल फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यानी प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या होते हैं कि टाइम टू टाइम उसमें इंप्रूवमेंट होता रहे, प्रगति होती रहे जिस शिक्षा में, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसका मॉडल किसने दिया था, जॉन डुई ने दिया था, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। तो जो स्कूल था ये लेबोरेटरी स्कूल था जो कि शिकागो में खोला गया था, वो इसलिए डिजाइन किया गया था जहां पे बच्चों को शामिल किया जाता था, किसमें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में, यानी बच्चे खुद करके सीखते थे। प्रैक्टिकल लर्निंग वो रखते थे, किस उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हो और उनके इंटरेस्ट से जुड़ी हो, यानी वहां बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता था कि उनकी लाइफ से जोड़ के एग्जाम्पल दिए जाते थे, जहां उन्हें इंटरेस्ट आता था, अपने हाथों से वो चीजों को करके देखते थे, ठीक है। जो इनका करिकुलम था बेस्ड ऑन द आइडिया लर्निंग शुड बी एक्टिव, यानी इनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो इनका आइडिया था कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जहां बच्चा एक्टिवली सीखे, एक्टिवली यानी बिल्कुल सक्रिय होकर, ऐसे नहीं है सुस्त बैठे हैं सीख रहे हैं, ऐसे नहीं, एक्टिव बिल्कुल कि हाँ भाई मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। कोलैबोरेटिव प्रोसेस हो, यानी सब एक दूसरे को सहयोग करें, सब एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। एंड दैट स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट एंड पैशन, और बच्चे क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करें, देखें चीजों को तोड़ मरोड़ के, जैसे क्यूरियस नहीं होते हैं बच्चे, एक्सप्लोर करते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है मम्मा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो चीजों को देखते हैं, उनसे उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उनका पैशन पता चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है एजुकेशनल थॉट ऑफ डीवी, यानी इनका एजुकेशनल थॉट क्या था, ये क्या थे, प्रेगमेटिस्टिक थिंकर थे। प्रेगमेटिस्ट कौन होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ को समझते हैं, यानी ये मानते हैं कि जो ये वर्ल्ड है ये चेंजेबल है और हम भी चेंज होते जा रहे हैं, एजुकेशन है वो भी चेंज होती है, यानी बदलता जमाना, इनके अकॉर्डिंग प्रेगमेटिज्म मानते थे कि जमाना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो चीजें भी बदलती जा रही हैं, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, ठीक है। तो ही डिड नॉट बिलीव एनी एटर्नल ट्रूथ, यानी ये किसी भी तरह के शाश्वत सत्य को नहीं मानते थे, ना ही मूल्यों में विश्वास रखते थे। भाई इनकी बात सही थी, कोई कितने ही मूल्यों में विश्वास रखता हो, कितना ही उसका एटर्नल ट्रूथ हो कि ये बात सच है, ये कभी नहीं बदलेगी, ऐसे कितने आदमी आए और कितने चले गए धरती पे से, ये जो सच है ये हमेशा बदलता रहता है, जैसे जैसे टाइम आ रहा है लोगों की थिंकिंग बदल रही है, पढ़ाई बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, ड्रेसिंग सेंस बदल रहा है, सोच बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। तो ये वर्ल्ड क्या है, चेंजेबल वर्ल्ड है, इसमें कोई भी चीज हमेशा नहीं रहने वाली, ना इंसान, ना सच और ना ही किसी के मूल्य है, ठीक है। He accepted only that true which has utility in practical life, यानी इनका मानना था कि भाई सच वो है जो हम आज की डेट में कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने व्यवहार में लेके आ रहे हैं, सही बात है, जो आज है यानी जो आज है ना, जो हमारा प्रेजेंट है, बस यही सच है, आगे का किसी ने नहीं देखा और पीछे का क्या है बदल चुका है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो ये संसार है ये चेंजेबल है यानी बदलने वाला है। इट इज इम्प्रॉपर टू इमेजिन अनचेंजेबल ट्रूथ, यानी हम अपने दिमाग में कोई भी चीज ये नहीं सोच सकते कि भाई ये चीज सच है, ये कभी नहीं बदलेगी, ये वैल्यूज कभी नहीं बदलेंगी, तो ये सोचना बेकार है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू टीच मैन लिव इन अ चेंजेबल सोसाइटी, ये चाहते थे कि हम बच्चों को सिखाएं, दुनिया को सिखाएं, सभी लोगों को सिखाएं कि वर्ल्ड सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके एजुकेशनल थॉट आगे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी डीवी बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में डेवी अनुभवात्मक के महत्व में विश्वास रखते थे, यानी इनका मानना था कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, अनुभव के आधार पे होनी चाहिए, एक्सपीरियंस के बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, जहां पे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे सीखें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से, चीजों को क्या है अपनी लाइफ से जोड़ के सीखें, ठीक है। ये विश्वास रखते थे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सबकी नीड्स को पूरा करे, सबके इंटरेस्ट को पूरा करे, हर एक इंडिविजुअल, हर एक बच्चे पे ध्यान दे, ना कि सिर्फ ऐसा हो कि भाई एक इंटेलिजेंट बच्चा है उसी पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाना चाहिए, हर एक बच्चे की नीड्स को पूरा करे, हर एक बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करे, ठीक है। अब इनके एम्स देख लेते हैं, शिक्षा के इनके उद्देश्य क्या थे। तो इनके अकॉर्डिंग देयर इज एनी एम ऑफ एजुकेशन इट इज टू डेवलप सच क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज इन मैन दैट ही
हिज प्रेजेंट लाइफ सक्सेसफुली एंड कैन एनलाइटन हिज फ्यूचर पाथ। यानी इनका मानना था कि भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, देखो भाई सब चाहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर संवर जाए, हमारा भविष्य ठीक हो जाए। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा भविष्य ठीक हो जाए, हम है ना बिल्कुल सक्सेस हो जाए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह की क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में सक्सेसफुली जी सकें और अपने फ्यूचर को क्या है अंधकार से दूर कर सकें, उजाला कर सकें अपने फ्यूचर में, ठीक है। हमारा भविष्य अच्छा होना चाहिए। सब इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब थोड़े जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पता चलता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छी तरीके से गुजरे, ठीक है, हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो। तो इनका मानना भी यही था कि एजुकेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटीज बच्चे के अंदर डेवलप हो, कैपेबिलिटीज डेवलप हो, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके, यानी प्रेजेंट में सक्सेस हो सके और फ्यूचर का रास्ता साफ कर सके, ठीक है। समझ आया। अब ए पॉइंट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या इनके एम थे एजुकेशन के। फर्स्ट जो एम था कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव जीवन गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील है। यानी इन्होंने बताया कि माना हमारा जो जीवन है वो कैसा है, परिवर्तन होते रहते हैं। भाई जैसे हम आज ऐसे 10 साल बाद नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, कोई आज अमीर है तो कल पता नहीं उसके पास पैसा बहुत कम होगा। तो चेंजेबल है सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से एजुकेशन भी चेंजेबल और डायनेमिक है। भाई अब से पहले जो एजुकेशन थी, अब से 15 साल पहले जो एजुकेशन थी, आज के टाइम पे ऐसी एजुकेशन है नहीं, है ना। चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप पहले स्कूल में कोई डांस सिखाता था, डांस कर लिया तो बहुत गलत उसे माना जाता था कि नाच रहे हैं लड़कियां, देखो नाच रही हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, डांस को इंक्लूड कर दिया है करिकुलम में। सिंगिंग कोई कराता था पहले स्कूल में, जिसको भगवान की देन से मिल गया, कंठ मिल गया, बाकी कोई ऐसा काम नहीं था। तो सिंगिंग आज के टाइम में क्या है, करिकुलम के अंदर इंक्लूड कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड कर दी गई हैं। तो ये था फर्स्ट एम एजुकेशन का, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स अकॉर्डिंग टू डेवी, कोई डेवी बोलता है, कोई डुई बोलता है, जॉन डुई भी बोल सकते हैं। तो वट एवर मैन थिंग्स ही डज इट बाय टेकिंग पार्ट इन सोशल कॉन्शियसनेस। यानी मनुष्य जो कुछ सोचता है वह सामाजिक चेतना में भाग लेकर करता है। यानी जो भी हम सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों से जो कनेक्ट करते हैं वही तो हम सोचते हैं। भाई जैसे एरिया में हम रहते हैं वैसे ही हमारा माइंड हो जाता है, ठीक है। समाज को समझने और उसमें स्वयं को समायोजित करने के कौशल को डेवी ने सामाजिक दक्षता कहा है। यानी समाज में हम जिस तरीके से एडजस्ट करते हैं, समाज के लोगों को जिस तरीके से समझते हैं और अपने आप को वहाँ के रहने लायक बनाते हैं, अनुकूल बनाते हैं, उसे क्या कहा है डेवी ने, सोशल एफिशिएंसी, यानी सामाजिक दक्षता। तो बच्चे के अंदर एजुकेशन से ये भी डेवलप होनी चाहिए, यानी सोशल स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक लाइफ, यानी एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण होना चाहिए। तो डीवी जो थे वो ग्रेट सपोर्टर थे किसके, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, जिसमें हर कोई बंदा हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, किसी भी तरीके से किसी के दमन में ना रहे, किसी से ना दबे। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब होता है कि अड़गे रहे सब जगह, ठीक है, हर सब जगह भाग ले। तो इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन ऑल टास्क, यानी हर एक टास्क में अगर पार्ट लेना है, तुम्हें भाग लेना है सोसाइटी के, तो किसी भी इंसान को चाहिए कि उसके अंदर 7 कैपेबिलिटी, 7 सक्षमता होनी चाहिए। कि क्या होनी चाहिए, एक तो इसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, एबल होम मेकर, यानी एक सक्षम गृहिणी होनी चाहिए, ठीक है, जो घर संभाल सके, ऑक्यूपेशन होना चाहिए, वो सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके लिए, वहाँ की यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम, जो फ्री टाइम होता है, खाली समय, उसे यूटिलाइज करने वाला होना चाहिए, मोरलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है समाज में रहने के लिए, डेमोक्रेटिक लाइफ जीने के लिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ऐसे कोई पैमाना तो है नहीं कि भाई तुम्हारे अंदर ये 7 चीज़ हैं तो तुम तभी सोसाइटी में रह सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हमें पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो जॉन डुई क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम था, ट्रेडिशनल मतलब पहले जमाने में जो करिकुलम था वो क्या था, बिल्कुल पोल्यूटेड था, बेकार था। क्यों था, क्योंकि उसमें टीचर सेंटर्ड था, टीचर ही सब कुछ करता था, टीचर लेक्चर देता था, आता था और पढ़ा देता था, और बच्चे
क्या है पैसिवली सुनते थे। ठीक है, तो वो सबसे बकवास, सबसे प्रदूषित बताया गया है पाठ्यक्रम। पहले वाला जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल बेकार था। ठीक है, तो ये किस पे जोर देते हैं कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो आर्टिफिशियल बिल्कुल भी ना हो, कैसा हो, नेचुरल हो। कैसा हो, नेचुरल हो, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, उसकी रियल लाइफ पे बेस्ड हो, रियल लाइफ एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जाए, बच्चे को रेस्पेक्ट दी जाए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए, यानी बच्चे की नीड के अनुसार पढ़ाया जाए। अगर बच्चे का खेलने का मन है तो उन्हें गेम पीरियड दो भाई, अगर बच्चे का पढ़ने का मन है तो ही उन्हें पढ़ाओ। कोई भी प्रेशर, कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए। और टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करे। ऐसा नहीं है कि टीचर ही लेक्चर देगा और बच्चे आराम से सुनेंगे, ऐसा नहीं होना है। तो ये क्या था, जो पहले टाइम पे चलता था वो था आर्टिफिशियल मेथड, लेकिन आज के टाइम पे जो चलता है वो है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी एक तरीके से नेचुरल है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पॉइंट्स के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट है करिकुलम शुड भी कैसा होना चाहिए, चाइल्ड एंड सोसाइटी सेंटर्ड, यानी कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए और समाज केंद्रित होना चाहिए। तो इनका मानना था, इन्होंने क्लैरिफाई किया कि बच्चे के खुद के इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद का एप्टीट्यूड होना चाहिए, खुद की एबिलिटी होनी चाहिए। दे रिसीव स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग अनुभव बच्चा प्राप्त करे अपने एनवायरनमेंट से, सोशल एनवायरनमेंट से। तो करिकुलम शुड बी सच विच कैन बी डेवलप विद देयर हेल्प, और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप कर सके। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर सके, एप्टीट्यूड डेवलप कर सके, उसे एबल बना सके, किसी भी चीज के लिए योग्य बना सके। यानी बच्चे पे फोकस होना चाहिए, बच्चा केंद्र में होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखें जब भी कुछ पढ़ाएं, जब भी करिकुलम हम बनाएं। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए कि बच्चे को क्या है, बातचीत में रुचि आनी चाहिए। बात कर रहा है अपने दोस्त से तो मजा आना चाहिए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन उसे बातचीत में मजा आना चाहिए। यानी टीचर से भी अगर कन्वर्सेशन कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट आए, डर ना लगे। ठीक है, एक्सप्लोर करने में मजा आना चाहिए, कुछ भी टेस्टिंग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी भाई उसे मजा आए। ऐसा नहीं है कि लैब में जा रहे हैं हाथ कांप रहे हैं उसके डर के मारे कि भाई क्या होगा क्या होगा। इंटरेस्ट इन क्रिएशन, सृजन में रुचि होनी चाहिए, कुछ भी नया क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मजा आना चाहिए। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में मजा आना चाहिए, यानी कलात्मक अभिव्यक्ति में भी उसे रुचि होनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्टिविटीज, यानी उसकी क्या है, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होनी चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए, तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो इन्होंने इस पे भी ज्यादा फोकस दिया है। ठीक है, करिकुलम शुड बी यूजफुल, कैसा करिकुलम होना चाहिए, जो उपयोगी हो बच्चे के लिए, सब्जेक्ट के लिए, एक्टिविटीज के लिए, सारी चीज इंक्लूड होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्लास में क्या है, गतिविधि होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, रोल प्ले ड्रामा होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो, यानी जो हम अपनी रियल लाइफ से कुछ भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देने लगूं आपके घर के, या आपसे रिलेट करके एग्जांपल देने लगूं, तो वो क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं, और वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से रह पाते हैं। अब देखो आप तो बड़े हो, अगर छोटे बच्चों को हम इस तरीके का एग्जांपल देंगे तो उन्हें और भी मजा आएगा, है ना, बस यही बात है। ऑल सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द करिकुलम शुड बी कोरिलेटेड, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सारी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बच्चे को ये ना लगे कि भाई 8 पीरियड है तो हम तो 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसे लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े ही तो हैं। इसमें भी इंग्लिश आ रही है, मैथ में भी इंग्लिश आ रही है, इसमें भी हिंदी आ रही है, दूसरे सब्जेक्ट में भी हिंदी आ रही है, या साइंस का कुछ पोर्शन इसमें भी है उसमें भी है, तो बच्चे को क्या लगे कि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, कैसा करिकुलम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम। लचीला का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे लचकदार, लचीले का मतलब होता है कि जहां भी चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज कर सके। भाई जैसे कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचर चेंज करना चाहिए तो डायरेक्ट टीचर को चेंज कर दें। ठीक है, बच्चे को बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा तो पढ़ाने के मेथड में चेंज कर दें, बच्चे को बुक्स समझ नहीं आ रही तो बुक्स चेंज कर दें, बच्चे को फर्स्ट पीरियड में नींद आ रही है तो दूसरा सब्जेक्ट कर दें फर्स्ट पीरियड में, बच्चे को टाइम पे उठने में दिक्कत है, सुबह 6 बजे से स्कूल कर रहे हैं तो भाई 9 बजे से कर दें। तो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि चीजें चेंज हो जाएं। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर देखे जाएं तो डीवी की जो फिलॉसफी थी उसने जोर दिया था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप करे, बदलते हुए जमाने में, बदलते हुए सर्कमस्टांसिस में बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एंगेज होना चाहिए सोसाइटी में। एक्सपीरियंशियल स्कूल के बारे में क्या बोला कि जो उनका एक्सपीरियंशियल स्कूल था वो एक मॉडल था किसके लिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, यानी प्रगतिशील शिक्षा के लिए। तो इन्होंने जोर दिया कि बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखे, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस करे, बच्चे की सारी नीड्स को, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो ये था जॉन डुई के बारे में। आप पढ़ते हैं जीजू भाई बड़ेगा को। ठीक है, कोई इसे गीजू भाई भी कहता है, मैं कहती हूँ जीजू भाई बड़ेगा। ठीक है, तो सबकी भाई अपनी अपनी है कि जो पहले से दिमाग में सेट हुआ है तो वही बोला जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। ये भी पूछा गया है, शायद 19 में पूछा गया, 2019 में, या फिर 18 में पूछा गया है, मैंने ये लिखा नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने सारे पेपर आप लोगों को दिए हुए हैं, वहां से आप देख लिया करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो जीजू भाई बड़ेका का जन्म 1885 में हुआ, 1929 में 39 में इनका निधन हो गया। ये एक इंडियन एडुकेटर थे, यानी भारत के ही क्या है, टीचर मान सकते हैं, शिक्षक मान सकते हैं। इन्होंने क्या है, बच्चों के लेखक थे, यानी बच्चों के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा, यानी व्यापक कह सकते हैं। तो भारत के जो आधुनिक शिक्षा के इन्हें अग्रदूत से भी माना जाता है, यानी क्या है, पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो जीजू भाई का जो मानना था, ये विश्वास किस चीज में रखते थे कि जीजू भाई शिक्षा के महत्व को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में मानते थे। सोशल जो एजुकेशन है ये क्या करती है, समाज को बदलने का काम करती है। तो ये मानते थे कि एजुकेशन क्या है, समाज को बदल रही है। ठीक है, और शिक्षण और सीखने के लिए एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत की इन्होंने कि भाई जो बच्चे सीख रहे हैं और टीचर सिखा रहे हैं, जो ये एजुकेशन है, ये करिकुलम है, ये कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, वही जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे को ध्यान में रख के ही चीजें पढ़ाई जाएं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों के पेपर हैं, तो मैं क्या है, मैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड फॉलो कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में ये है कि भाई 1 महीने बाद इन सब के पेपर हैं, तो मुझे किस तरीके से प्लानिंग करनी है कि चारों सब्जेक्ट जल्दी से कंप्लीट करके फिर इनके पेडागोजिकल सब्जेक्ट करा देती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, चाइल्ड सेंटर्ड को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, यानी आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है, वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसकी इन्होंने वकालत की। इनका मानना था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है, सर्वांगीण, यानी हमारे दिमाग का भी विकास हो, फिजिकली भी हमारे शरीर का भी विकास हो, मेंटलिटी का भी विकास होना चाहिए, हमारे इमोशंस यानी हमारे संवेग का भी विकास होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूरा विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। तो इनका फोकस था कि डेवलपमेंट ऑफ होल चाइल्ड, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशल, फिजिकल। वही बात है जो मैं बता रही हूँ, यानी बौद्धिक, भाई हमारे सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे इमोशंस भी ठीक होने चाहिए, हमें कहाँ गाना है, कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, सोशली भी हम एडजस्ट करने लायक हों कि समाज में अगर 4 लोगों के पास बैठे हो तो लगे कि भाई हाँ पढ़ा लिखा बंदा बैठा है। फिजिकली भी हम डेवलप होने चाहिए, यानी हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मानते थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एम क्या थे इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के, तो अभी पीछे हमने देखा कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित दृष्टिकोण था इनका मानना था। इन्होंने किसकी विशेषता बताई कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये मानते थे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसका फोकस किस पे हो, बच्चे के होल डेवलपमेंट पे हो, सर्वांगीण विकास पे हो, पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट में हो, उसका बौद्धिक विकास भी हो, उसका संवेगात्मक विकास भी हो, उसका सामाजिक विकास भी हो, और उसका फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी हो। ठीक है, तो ये मानते थे कि बच्चे क्या है, कैसे अच्छी तरीके से सीखते हैं, जब बच्चे एक्टिवली एंगेज होते हैं। ठीक है, यानी सक्रिय तरीके से शामिल होते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, कुछ लोग तो क्या करते होंगे कि भाई लीड लगा ली, सुन रहे हैं आराम से, कुछ बिल्कुल एक्टिव होकर सुनते हैं, अच्छा इस वाले पॉइंट में ये कहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप क्या है, एक्टिवली एंगेज है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, और आप क्या है, एक्टिवली एंगेज है, पूरी वीडियो देखेंगे फिर लास्ट में कमेंट करके जाएंगे, तो ये क्या है, एक्टिवली एंगेज है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड व्हेन दे आर एबल टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड पैशंस, यानी जब बच्चे एक्टिवली एंगेज होंगे तो वो अच्छी तरीके एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और उनका मजा भी आएगा और उनके अंदर पैशन भी क्रिएट होगा। ठीक है, फिर इन्होंने एक तरीके से मॉडल दिया, बाल मंदिर मॉडल, यानी जैसे कि कोई भी स्कूल डेवलप करना, यूनिवर्सिटी डेवलप करना, इसी तरीके से इन्होंने बच्चों का एक टेम्पल डेवलप किया था जिसे बोला गया था बाल मंदिर।
ठीक है। तो इनका ये मेन कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में कि इन्होंने डेवलपमेंट किया बाल मंदिर का, चिल्ड्रंस टेम्पल का एजुकेशन के अंदर। तो ये मॉडल किस पे फोकस करता है कि क्रिएटिंग अ नर्चरिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट, यानी बच्चे को शुरुआती टाइम पे कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, नर्चरिंग यानी सारे पोषण उसे मिलने चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलना चाहिए सपोर्टिव, जो बच्चा अच्छी तरीके से पोषित हो सके, आगे बढ़ सके, ठीक है, जहाँ पे बच्चा खेल सके, चीजों को देख सके, एक्सप्लोर कर सके, हाथों से कर करके चीजों को सीखे। जैसे छोटे बच्चे तरोड़ मरोड़ के नहीं देखते रहते हैं चीजों को, तो बच्चे क्या है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें। तो जो ये बाल मंदिर था वाज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रंस वर एनकरेज टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर लर्निंग, यानी जो ये बाल मंदिर था, चिल्ड्रंस टेम्पल था, ये क्या था, जहाँ बच्चे प्रोत्साहित हो सके, बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसका विकास हो सके, जिज्ञासा जो है उसका विकास हो सके। जिज्ञासा का मतलब है जैसे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि दिमाग खा जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो होती है क्यूरियोसिटी, बच्चों की जिज्ञासा होती है। उसे कभी भी डांटना नहीं चाहिए कि भाई तूने तो दिमाग खा दिया, चुप हो जा, है ना। तो ये क्या है, तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करें एंड लव फॉर लर्निंग, को सीखने को प्यार करें, सीखें कि हाँ चलो मैं भी सीखता हूँ, है ना। तो क्या है, इन्होंने बाल मंदिर मॉडल दिया था, ठीक है। थर्ड क्या है, रेलिवेंस एंड कनेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड, यानी वास्तविक दुनिया से प्रासंगिकता और जुड़ाव, कि अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो कैसे कनेक्ट होना चाहिए, रियल वर्ल्ड से होना चाहिए। तो इन्होंने फोकस किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसे कनेक्ट करें रियल वर्ल्ड से, वास्तविक दुनिया से, ठीक है। इनका मानना था एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के जीवन से जुड़ी हो, शुड हेल्प देम टू डेवलप, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करे, नॉलेज का विकास करे, ज्ञान का विकास करे, और बच्चे एक्टिव होने चाहिए, एंगेज होने चाहिए सोसाइटी में भी और पढ़ाई में भी, ठीक है। इनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कम्युनिटी से कनेक्ट करे, हमारे एनवायरनमेंट से हमें जोड़े, ठीक है, जहाँ बच्चे रहते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन की बात की थी, वही जो बात है स्टार्टिंग में हमने पढ़ी कि बच्चे का क्या है, समग्र विकास होना चाहिए, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, इस तरह की होलिस्टिक एजुकेशन दी जानी चाहिए कि बच्चे की सारी चीज़ डेवलप हों, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, इमोशनल, सोशल, फिजिकल वेलबींग, ठीक है। He believed that education should help students develop a sense of purpose and meaning in their lives, यानी एजुकेशन का मतलब भाई यही नहीं है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सारी एबिलिटीज डेवलप होने के बाद बच्चे को पता भी होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, क्या मतलब है लाइफ का, ठीक है। और लास्ट में अगर कंक्लूजन देखें, ओवरऑल देखें, तो जीजू भाई का जो एजुकेशनल आइडियाज था, उनका फोकस था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जहां बच्चे को नर्चर किया जाए, पोषित किया जाए, रेलिवेंट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, उसे अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, वातावरण दिया जाए सीखने के लिए। इन्होंने बाल मंदिर मॉडल दिया था, बाल मंदिर मॉडल के अंदर इन्होंने फोकस किया था कि बच्चे के खेल कूद का मैदान होना चाहिए, प्ले पे फोकस किया जाए, एक्सप्लोर करे बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से करके सीखे। जो इनके आइडियाज हैं वो अब तक भी चल रहे हैं पढ़ाई में और आज के टाइम में भी डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक भारत के आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत में से एक माने गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की, ठीक है, समझ तो आ रहा होगा ना, मजा आ रहा है ना, चलते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो है इंडियन फिलोसोफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी भगवान का भी नाम लेते थे भाई ये, सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी समाज सेवक भी थे, और इनका जन्म हुआ था 1863 में, 1902 में चल बसे थे। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ एजुकेशन, यानी इन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ शिक्षा की वकालत की है, और इनका मानना था कि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जो किसी भी इंडिविजुअल को बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और करती भी। आप देखो कोई कितना भी ऊंट बुद्धि क्यों ना हो, अगर वो अच्छी तरीके से एजुकेटेड हो जाए रेगुलर पढ़ने के बाद, तो ये देखो उसके अंदर कितने बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखा भी होगा आपने अपने आस पड़ोस मोहल्ले कहीं भी जहाँ भी आप रहते हो, एजुकेशन लोगों को चेंज करती है, समझदारी आ जाती है, हर तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। खाली किताबी ज्ञान ही नहीं होता, दिमाग भी खुलता है पढ़ने से, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट है एजुकेशन का, तो विवेकानंद चाहते थे कि यूज एजुकेशन टू प्रिपेयर मैन फॉर बोथ ऑफ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल लाइव्स, यानी इनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी इंसान को तैयार करे,
संसार में रहने के लिए और स्पिरिचुअली रहने के लिए, यानी भगवान से भी जोड़े और सांसारिक जीवन से भी जोड़े, ठीक है, यानी सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए तैयार करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। शिक्षा का उपयोग करना चाहते थे। उनका मानना था कि जब हम भौतिक रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो जाते तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग कभी कल्पना की चीजें हैं। यानी कहने का मतलब है, इनका मानना था कि इंसान को कैसा होना चाहिए कि भाई अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, योग पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे पहले इन्होंने बताया कि भाई ये सारी चीज ठीक है, लेकिन ये सारी चीज कब आएंगी, जब हम अपने भौतिक संसार से खुश रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, यानी कहने का मतलब है घर परिवार रिलेशन हमारे अच्छे होंगे, समृद्ध होंगे, पैसा भी ठीक होगा, सारी चीजें पूरी होंगी, तो हमारी क्या है, भक्ति में भी ध्यान लगेगा, हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, ज्ञान भी अच्छा होगा और योग में भी हम जा सकेंगे, ठीक है। और अगर ये सब चीजें नहीं हैं, यानी हम भौतिक रूप से समृद्ध या सुखी नहीं हैं, तो ये जो कर्म, योग और ज्ञान है ये सिर्फ कल्पना की चीजें हैं, बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम योगा करेंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा, हमारे पास इतना ज्ञान होगा, तो ये सब क्या है, कल्पना की चीजें हैं। उन्होंने कहा है सांसारिक दृष्टि से हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, यानी इनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, यानी माइंड भी इंटेलेक्चुअली भी डेवलपमेंट हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा को मानव निर्माण शिक्षा कहा। तो भाई यही तो मानव निर्माण शिक्षा है कि हम अपने पैरों पे भी खड़े हो, हमारे दिमाग का भी विकास हो, मन की शक्ति भी बढ़े और हमारा कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट, अब एम देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य थे इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के, यानी क्या मानना था कि भाई एजुकेशन से क्या होगा। तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन से क्या सबसे पहले होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी हमारा शारीरिक विकास होगा। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल लाइफ एंड फुलफिलमेंट ऑफ इट्स नीड्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और आत्म साक्षात्कार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्वस्थ शरीर, ठीक है। तो विवेकानंद मानते थे कि भौतिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि हमें इस समय ऐसे बलवान लोगों की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत हो और उत्तक फौलाद की तरह सख्त हो, यानी टिश्यू जो होने चाहिए वो स्टील की तरह हो और जो मसल्स है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, आयरन की तरह, ठीक है। इनका मानना था, भाई मैं नहीं कह रही हूँ। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी मानसिक और बौद्धिक विकास, यानी क्या है भाई, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट के बाद क्या है, हमारे दिमाग का भी विकास होना चाहिए और बौद्धिक विकास होना चाहिए, यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग मेन कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया इज लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी जो भारत में पिछड़ापन है उस पिछड़ेपन का क्या कारण है कि हमारा बौद्धिक विकास नहीं होता, हमारे दिमाग का विकास नहीं होता, हमारे विचारों का विकास नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने जोर दिया कि भाई सबसे पहले जरूरत है दिमाग के विकास करने की और बौद्धिक विकास करने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया, ठीक है। फिर थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस, यानी समाज सेवा की भावना का भी विकास करना है। भाई एजुकेशन ये नहीं है कि तुमने किताब पढ़ाई, एनसीईआरटी रटवाई, घोट के पिया दी और चलो अपने घर, ऐसा नहीं है। बच्चे के अंदर हमें क्या है, सोशल स्पिरिट्स भी पैदा करनी है, डेवलप करनी है, यानी समाज सेवक होना चाहिए, समाज में भी अपना योगदान दे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि बस अपनी भलाई सोचे, दूसरों की भी भलाई सोचे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, तो इन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षा का अर्थ अपना कल्याण करना नहीं है कि अपना भला तो जग भला, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी भला करना चाहिए, इसका उपयोग सभी के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। अब जो एजुकेशन, आप जैसे कि मेरी एजुकेशन है, अगर मैं आप लोगों को ना पढ़ाऊं तो ये एजुकेशन का तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अगर मुझे 2 अक्षर आते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों की क्या हो रही है, हेल्प हो रही है, तो ये क्या है, सोशल सर्विस है, ठीक है। मजाक नहीं है, वैसे सीरियस बात है ये। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक और चारित्रिक विकास, यानी विवेकानंद का मानना था कि शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से विकसित और आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए मनुष्य को उच्च नैतिक चरित्र धारण करना चाहिए, यानी जब वो शरीर से भी स्वस्थ होगा, बुद्धि से विकसित होगा, आर्थिक रूप से यानी पैसे से भी समृद्ध होगा, पैसे भी ठीक ठाक होंगे, तो फिर उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी मॉरलिटी भी डेवलप होनी चाहिए और उसका कैरेक्टर भी डेवलप होना चाहिए, ठीक है। भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास पैसे आ गए और तुम सही गलत का अंतर ही भूल जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम हर तरीके से ठीक हो, आर्थिक रूप से भी ठीक हो, तुम्हारा दिमाग भी ठीक है, शरीर भी सही है, तो क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि गलत रास्ता कौन सा है और सही रास्ता कौन सा है, और कैरेक्टर तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
फिर है वोकेशनल डेवलपमेंट यानी व्यावसायिक विकास। क्या है इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने बहुत पिछड़ा देखा, मतलब देश में गरीबी देखी कि लोगों के पास कपड़े तक नहीं है, उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, लोग पिछड़ेपन में क्यों जा रहे हैं, भूखे हैं। तो इन्होंने मतलब जब चारों तरफ ऑब्जर्व किया, यानी इन्होंने पिछवाड़ क्या है कि भारत के करीब लोगों को देखा, यानी पिछड़े लोगों को देखा। ठीक है, ये गलत लिख रहा है। उसने भोजन, वस्त्र और आश्रय की भीख मांगते हुए शरीर से हड्डियों को बाहर निकलते देखा, यानी लोग भीख मांग रहे थे सड़कों पे, उनके तन पे वस्त्र नहीं थे, कपड़े नहीं थे, आश्रय मांग रहे थे, हड्डियां बाहर निकली हुई थी। तो इन्होंने घोषणा की कि मात्र आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे जीवन को नहीं चला सकता, यानी अगर हम खाली भगवान के नाम में लग जाएं तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। भाई खाली भगवान हमें ऊपर से थोड़ी ना पैसे फेंक देगा, अध्यात्म भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, वोकेशनल डेवलपमेंट भी होने चाहिए, यानी खाने कमाने लायक हम होने चाहिए। ठीक है, यानी अपना कोई भी व्यवसाय हम चला सकें, कोई भी हम प्रोडक्शन कर सकें, कुछ भी इंडस्ट्री लगा सकें, कुछ भी अपना बिजनेस भी कर सकें। ठीक है, तो ऐसी स्किल्स भी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि भाई एजुकेशन का ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता हो, हम सबसे मिलजुल कर चलें, भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे की मदद करें, जहाँ जिसको ज़रूरत हो वहाँ उसकी मदद करें। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी इसका भी इन्होंने फेवर किया कि भाई रिलीजियस एजुकेशन भी दी जानी चाहिए और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। मतलब ये बात भी इन्होंने कही है कि खाली आध्यात्मिक विकास से भी काम नहीं चलेगा, बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए तो अध्यात्म का भी थोड़ा बहुत बताना है और धार्मिक शिक्षा भी देनी है। ठीक है, यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी बच्चे का डेवलप होना चाहिए। ठीक है, अब करिकुलम देख लेते हैं। तो करिकुलम को इन्होंने बताया है, इनका मानना था कि पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, जिसमें भाषा होनी चाहिए, यानी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, हिस्ट्री पढ़ाई जाए, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स पढ़ाई जाए। तो इनका मानना था कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की नीड्स को देखे, बच्चे के इंटरेस्ट को देखे, हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दे। ठीक है, तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के जीवन से जुड़ी हो, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करे, ज्ञान का विकास हो, और वो क्या है, कोई भी अच्छा फील्ड चुन सकें जिसमें उन्हें सक्सेस मिल सके। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या बताएं इन्होंने, पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, शिक्षण के कौन कौन से तरीके होने चाहिए। तो इनका मानना था कि कैसा होना चाहिए, जो करिकुलम है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो स्टूडेंट सेंटर की तरफ जाता हो, यानी बच्चे को दिमाग में रख के ही हमें पढ़ाना है। ठीक है, जहाँ पे टीचर कैसे वर्क करे, एक फैसिलिटेटर, एक गाइड की तरह वर्क करे, ना कि ऑथोरिटेरियन की तरह। ऑथोरिटेरियन क्या होता है कि भाई तानाशाही चल रही है कि आ जाओ आज तुम्हारी खाल उतारते हैं, कोई भी स्टिक लेके बैठा है, पिटाई कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो रहा है, बच्चे डर के मारे मरे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर क्या है, फ्रेंडली बिहेव करे, बस गाइड करने का काम है कि भैया इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, पोलाइटली बोल सकता है, मारपीट का सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक है, जो ये खाल उधेड़ी जाती थी अब वो बंद हो चुकी है। तो इनका मानना था कि स्टूडेंट शुड बी एनकरेज, बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए कि वो क्रिटिकली सोचे, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचे। कोई तुमने बच्चे से किसी से एक क्वेश्चन पूछा तो वो अलग अलग तरीके से उसे बता सके। ठीक है, क्वेश्चन एज्यूम कर सके अपने माइंड में, एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सके, पैशन डेवलप कर सके। ठीक है, और बच्चा सीखे कैसे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, अपने हाथों से करके सीखे, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही थी। और मेथड इन्होंने बताया कि बच्चों को इमिटेशन मेथड से पढ़ाना है, लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, रीजनिंग और डिस्कशन मेथड से पढ़ाना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को डिस्कशन करना है। गाइडेंस और काउंसलिंग, समय समय पे उन्हें गाइडेंस भी देनी है, परामर्श भी देनी है कि भैया तुम्हें क्या करना है आगे जाके। एक्सपेरिमेंट भी कराने हैं उनसे, डेमोन्स्ट्रेशन भी कराने हैं, और योगा मेथड के थ्रू भी पढ़ाना है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतना ही था। होपफुली आपको एक क्लास समझ आई होगी। मतलब मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके तो पढ़ाती हूँ, और अब पता नहीं आपको समझ आता है नहीं आता है, आता ही होगा, नहीं आ रहा है तो क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। कुछ लोग जोड़ते भी हैं, कुछ लोग तो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप है, शिवानी, पूजा, संध्या, और बहुत सारे गुड़िया हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका तो मैं नाम भी भूल जाती हूँ। चंदा है, कह रही कि मैम मेरा नाम ले दो, हमारा नाम बोल दो। तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूटी में मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज हैं, इंस्टाग्राम पे खूब मैसेजेस करते हैं, मैम ये बता दो, वो बता दो। तो भाई बहुत अच्छा भी लगता है, आप लोग शेयर भी करते हैं बिना कहे, और जो नहीं करते हैं भाई वो भी करें, सब लोग सपोर्ट करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।